इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है और न ही किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अंधेरे में छुपे खौफनाक राज, वो डर जो आपकी परछाई से भी तेज दौड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विश्वास और आप सुन रहे हैं फोबिक पॉडकास्ट, जहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक साया है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यहां डर सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। तो अगर आपके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब कहानी शुरू होने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया जो अपने प्यार और सपोर्ट से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर की ये दुनिया अभी बस शुरू हुई है। कतरा कतरा मौत, दक्षिण का काला जादू। मेरा नाम अरशद है और मैं चेन्नई में एक नई नौकरी पाने के बाद अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ था। दक्षिण में मैं पहली बार आया था। मेरी बीवी आयशा और मेरी छोटी बेटी जोया के साथ हम एक छोटे से गांव के करीब एक पुराने मकान में रहने लगे थे। वो मकान हमें सस्ते में मिल गया था, लेकिन आसपास के लोग उस मकान से दूर ही रहते थे। हमारे पड़ोसी एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामास्वामी था, उन्होंने हमें वार्निंग दी थी, इस इलाके में रात को अकेले मत निकलना। जंगल के पास वाले मंदिर के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने उनकी बात को अंधविश्वास समझ हंसी में उड़ा दिया। पहले कुछ हफ्ते ठीक गुजरे। मेरी नौकरी अच्छी थी, जोया लोकल स्कूल में खुश थी और आयशा घर संभालते हुए नए दोस्त बना रही थी। हमें लगा कि हमने सही फैसला किया था। फिर एक दिन जोया स्कूल से एक अजीब सी चीज लेकर आई। काले पत्थर का एक छोटा सा गोल टुकड़ा जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। ये मुझे मेरी नई दोस्त बीना ने दिया है, उसने बताया। वो कहती है कि इससे बुरे सपने नहीं आते। मैंने उस पत्थर को देखा। कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है बेटा, लेकिन इसे अपने बिस्तर के नीचे मत रखना। लेकिन उस रात से हमारी जिंदगी बदल सी गई। पहले वो छोटी छोटी चीजें थी जिन पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। घर में अजीब आवाजें आना, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रसोई के बर्तन अपनी जगह से हट जाना, और सबसे अजीब, हमारे घर के पीछे के दरवाजे पर हर सुबह लाल रंग के धब्बे मिलना, जैसे किसी ने सिंदूर से निशान बनाए हो। फिर आयशा ने बताया कि उसे हर रात एक ही सपना आ रहा है। एक अजीब सी औरत जिसके बाल काफी लंबे हैं और चेहरा नहीं दिखता, उसके बिस्तर के सामने खड़ी होती है और कुछ फुसफुसाती है। वो हमेशा एक ही बात कहती है, आयशा ने डरते हुए बताया। वो कहती है, मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। मैंने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन मेरे मन में भी डर बैठने लगा था। एक रात मैं देर से घर लौटा। अंधेरा हो चुका था। रास्ते में मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैं मोबाइल फोन निकाल रहा था कि तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे जंगल की तरफ से कुछ लोग मशाले लिए हुए निकल रहे थे। वे सभी लाल रंग के कपड़े पहने थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। मैंने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे लॉक कर लिए। वो लोग मेरी तरफ नहीं आए, बल्कि जंगल की गहराई में चले गए।
मुझे अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क से एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कि जंगल के अंदर कोई आग जल रही हो। अगली सुबह रामास्वामी मेरे घर आए। कल रात आप कहाँ गए थे? उन्होंने पूछा। उनकी आंखों में चिंता थी। मैं देर से ऑफिस से लौटा था। क्यों? कल अमावस्या थी, उनका त्योहार था। किसका त्योहार? रामास्वामी ने आसपास देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, शक्ति उपासकों का एक ऐसा गिरोह जो किसी पुराने देवता की पूजा करता है, एक ऐसा देवता जिसे खून पसंद है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं जोया की दोस्त मीना के घर जाकर उसके परिवार से मिलूंगा। मुझे जानना था कि वो पत्थर कहां से आया था। मीना का घर गांव के दूसरी छोर पर था, जंगल के करीब। एक बड़ा सा पुराना घर जिसकी दीवारों पर लाल रंग से अजीब चित्र बने थे। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, काफी सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। नमस्ते, मैं अरशद हूं, जोया का पिता, मैंने कहा। हाँ, मैं जानती हूं आपको, वो मुस्कुराई। मैं सविता हूं, मीना की माँ। आइए आइए, अंदर आइए। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां और पोस्टर लगे हुए थे। मीना वहां अपने कमरे में खेल रही थी, तो मैं उसके पास जाके उससे पूछा, बेटा, वो पत्थर कहां से आया था जो तुमने जोया को दिया? मीना ने अपनी मां की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। वो मुझे मेरे अंकल ने दिया था। वो कहते हैं कि इससे बच्चों की रक्षा होती है। कौन से अंकल? मैंने पूछा। गुरुजी, सविता ने जवाब दिया। हमारे समुदाय के धार्मिक गुरु। वो पूरे इलाके की रक्षा करते हैं। मैंने पत्थर के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन सविता ने बात को टाल दिया और मुझे चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया और वहां से चला आया। रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली जो लकड़ी के सहारे चल रही थी। जब मैं उसके पास से गुजरा तो वो रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। आप नए हैं यहाँ? उसने कहा। यह सवाल नहीं, बल्कि एक बयान था। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। अपनी बच्ची का ख्याल रखिए, उसने कहा। अगली अमावस्या दूर नहीं है और उन्हें एक बच्चे की जरूरत है। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? किसे चाहिए बच्चा? लेकिन वो बूढ़ी औरत चली गई, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना। मैं जल्दी से घर पहुंचा और आयशा को सारी बात बता दी, जिसे सुन उसका भी चेहरा पीला पड़ गया। अरशद, कल मेरी मुलाकात स्कूल के एक टीचर से हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले साल इस इलाके से 3 बच्चे गायब हुए थे, और एक अजीब बात, वो सभी बच्चे जोया की उम्र के थे। हम दोनों की नजर एक दूसरे पर टिक गई। मैंने जोया के कमरे की तरफ देखा, जहां वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। हमें यहां से जाना होगा, मैंने कहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अगले दिन मेरे बॉस ने मुझे कहा कि अगले महीने तक मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता। एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। और जब मैंने मकान के मालिक से बात की तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि हमने 1 साल का अनुबंध किया है। हम फंस चुके थे। उसी रात आयशा ने मुझे जगाया। उसका चेहरा डर और पसीने से भरा हुआ था। वो फिर आई थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो औरत मेरे सपने में। इस बार उसने कहा, अगली अमावस्या वो जोया को ले जाएंगे। मैंने कैलेंडर देखा। अगली अमावस्या सिर्फ 1 हफ्ते दूर थी। अगले दिन मैंने स्कूल जाकर पता लगाया कि गायब हुए बच्चे कौन थे और कहां से गायब हुए थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे पुलिस से बात करने की सलाह दी। पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे आमतौर पर रात में अपने घरों से ही गायब होते हैं और
कभी नहीं मिलते। हम जानते हैं कि ये उस गिरोह का काम है, इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा। शक्ति उपासक। लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और यहाँ के कई लोग उनके साथ हैं या उनसे डरते हैं। और उनका गुरु, सविता ने गुरुजी के बारे में बताया था। इंस्पेक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। वो एक खतरनाक आदमी है। कहते हैं कि उसके पास काली शक्तियां हैं, लोग उससे डरते हैं। मैं चौंक गया जब इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरा सुझाव है कि अपनी बेटी को लेकर यहां से दूर चले जाओ, अगली अमावस्या से पहले। घर लौटते वक्त मैंने फैसला किया कि हमें जानना होगा कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। मैं जंगल के उस खंडर को देखना चाहता था जिसके बारे में रामास्वामी ने चेतावनी दी थी। शाम को मैंने आयशा से कहा कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं और जोया का ध्यान रखने को कहा। फिर मैं अपनी बाइक को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर एक पुरानी पगडंडी मिली। मैंने बाइक वहीं छोड़ दी और पैदल चलने लगा। करीब 10 मिनट बाद मैं एक छोटे से खंडर के पास पहुंचा। यह पत्थर का बना हुआ था और काफी पुराना लग रहा था। खंडर के सामने एक हवन कुंड जैसा था जिसके आगे कई लोग बैठे थे। वे सभी लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। मैं जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया। वहां से मैं उन्हें देख सकता था लेकिन वे मुझे नहीं देख सकते थे। एक आदमी जिसके सिर के बाल सफेद थे और जिसने एक लाल रंग का लंबा सा चोगा पहना हुआ था, सामने खड़ा था और कुछ बुदबुदा रहा था। मैं उसकी बात सुन नहीं पा रहा था, लेकिन अचानक से सभी लोग खड़े हो गए। उन्होंने एक गोला बनाया और नाचने लगे, एक अजीब सा गीत गाते हुए। फिर मेरी नजर खंडर के अंदर गई। वहां एक बड़ी मूर्ति थी और सामने एक पत्थर की वेदी थी जिस पर कुछ तस्वीरें रखी थी। मैंने अपनी आंखें तेज की और देखा, वे तस्वीरें बच्चों की थी। अचानक एक हाथ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं चौंक गया और मुड़ा। एक आदमी वहां खड़ा था। वह सविता का पति था। आपको यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमे से कहा। ये क्या हो रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। बेहतर होगा कि आप चले जाइए, उसने कहा, वरना मैं उन्हें बता दूंगा कि आप यहाँ हैं। मैं वहां से भाग निकला, अपनी बाइक तक पहुंचा और जल्दी से घर लौट आया। मैंने आयशा को सब कुछ बताया। हमने फैसला किया कि हमें जोया के साथ यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन मैंने अपने बॉस से झूठ बोला कि मेरे परिवार में कोई इमरजेंसी है और मुझे तुरंत शहर जाना होगा। उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। हमने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी जोया को तेज बुखार चढ़ आया। बुखार इतना तेज था कि हम उसे लेकर कहीं जा भी नहीं सकते थे। ये उन्हीं लोगों का किया धरा है, आयशा ने कहा। उसकी आंखों में डर था। वे हमें जाने नहीं देंगे। अगले दिन सविता हमारे घर आई। उसने कहा कि उसे पता चला कि जोया बीमार है और वो एक पुरानी दवा लाई है जो बुखार के लिए बहुत अच्छी है। आयशा ने इनकार कर दिया। नहीं धन्यवाद, हमने डॉक्टर से दवा ले ली है। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो हमारे गुरुजी जोया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो बच्चों को ठीक करने में माहिर हैं। नहीं धन्यवाद, मैंने दृढ़ता से कहा। सविता चली गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे परेशान कर रहा था। रात होते होते जोया का बुखार और बढ़ गया। हमने डॉक्टर को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सुबह तक ही आ पाएंगे। रात के 11 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। ये सब उनका किया हुआ है, आयशा ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने टॉर्च जलाई और जोया के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका बुखार अभी भी तेज था और वो अर्धबेहोशी की हालत में थी। मैंने उसे गोद में उठाया। हमें यहां से निकलना होगा, मैंने कहा, वो भी अभी। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, हमें बाहर शोर सुनाई दिया। मैंने खिड़की से झांका और देखा, कई लोग हमारे घर के आगे
हाथों में मशाल लिए खड़े हैं और वे सभी लाल कपड़े पहने हुए थे। उनके बीच में वो आदमी था जिसे मैंने जंगल के मंदिर में देखा था, उनका गुरु। पीछे आओ, एक आवाज ने कहा। मैं चौंकते हुए पीछे मुड़ा। रामास्वामी हमारे घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहा था। जल्दी करो, मेरे पास एक छुपा हुआ रास्ता है जिससे तुम लोग यहां से निकल सकते हो। रामास्वामी ने हमें अपने घर के नीचे एक सुरंग दिखाई जो जंगल की दूसरी तरफ निकलती थी। हम उस सुरंग से होकर गुजरे और जंगल की दूसरी तरफ पहुंचे जहां रामास्वामी की पुरानी कार खड़ी थी। इससे आप शहर तक पहुंच जाएंगे, उसने कहा। वहां से आप अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आप, मैंने पूछा। मुझे वापस जाना होगा। अगर उनको जोया नहीं मिली तो वो किसी और के बच्चे को ढूंढेंगे। हम शहर पहुंचे और वहां से अगली ट्रेन से अपने पुराने शहर वापस आ गए। जोया का बुखार धीरे धीरे कम हो गया और हम सब अब सुरक्षित थे। 1 महीने बाद मुझे एक अखबार में एक छोटी सी खबर मिली। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पुलिस ने एक अंधविश्वासी गिरोह का भांडा फोड़ किया था। गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उनका तथाकथित गुरु भी शामिल था। पिछले कई सालों में गायब हुए कई बच्चों के मामलों की जांच की जा रही है। खबर में रामास्वामी का नाम नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो ठीक होंगे। जोया अब भी कभी कभी बुरे सपने देखती है और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जब अमावस्या आती है, मुझे अपने सपनों में वो औरत दिखाई देती है, लंबे बालों वाली, चेहरा छिपाए हुए, और वो हमेशा कहती है, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, अगली बार हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और जब मैं जागता हूं तो मेरे बिस्तर के पास फर्श पर एक छोटा सा काला पत्थर दिखता है जिस पर अजीब से निशान बने होते हैं। तो ये थी आज की कहानियां। याद रखिए, यहां हर कहानी के पीछे एक साया होता है जो आपका तब तक पीछा करता रहेगा जब तक आप अगली कहानी ना सुन लें। तो मिलते हैं अगले खौफनाक सफर में, जहां अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है। शुभ रात्रि।